Focus. Ideate. Innovate. Enable. बचत, निवेश और आप कोविड स्पेशल हमारा ये कार्यक्रम सीएनबीसी आवाज पर आपके लिए है। अगर आप बाजार में निवेश करते हैं, खास तौर पे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और बाजार की उठापटक से थोड़ा परेशान हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार का ये उतार चढ़ाव दरअसल आपके लिए कैसे एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है आपके रिटर्न बढ़ाने के लिए। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। और ये जानने के लिए हम बात कर रहे हैं कृष्ण शर्मा साहब से, जो लीड ट्रेनिंग है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के, हमारे आपके जैसे निवेशकों और उनको सलाह देने वाले निवेश सलाहकारों की ट्रेनिंग करते हैं। और आइए हम इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं कृष्ण शर्मा साहब के साथ। शर्मा साहब, स्वागत है आपका। हम जो बात कर रहे थे पिछली बार कि कोविड के चलते उतार चढ़ाव है, यहाँ पर दरअसल एक मौका दिखाई देता है। तो जाहिर है कि जब आप ये सुन रहे हैं कि मंदी हो रही है, जब आप ये सुन रहे हैं कि आज किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, किसी वर्ल्ड बैंक ने, किसी बड़ी रेटिंग एजेंसी ने ये कहा कि जीडीपी गिर जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में जाहिर है कि आपको डर लगता है अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं। दरअसल म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न पे इन चीज़ों का कहाँ तक कितना असर पड़ता है और म्यूचुअल फंड के निवेशक को इसकी कितनी चिंता करनी चाहिए? ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है आज के इस माहौल में। प्रदीप जी, हमें एक बात समझनी होगी कि म्यूचुअल फंड जो है ये एक प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया है। ये अंत नहीं है, एक यात्रा है जो हमेशा चलती रहती है। तो अगर ये खबर आएगी कि आईएमएफ की खबर आएगी कि उनको ऐसा लगता है कि जीडीपी गिरेगी, उनको ऐसा लगता है कि खर्चे कम होंगे, उनको ऐसा लगता है कि व्यापार कम होगा, तो इस खबर से बाज़ार गिर जाएगा, जैसा कि हमने मार्च में देखा। पर क्योंकि हम ये जानते हैं कि जीवन चलता है, जीवन परपेचुअल है, गोइंग कंसर्न है, तो जब ये इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इंसान क्या करेगा? तो ऐसे में इंसान पुनः अपने आप को व्यवस्थित करता है, स्थापित करता है और जीडीपी ग्रोथ को पुनः लाने का प्रयास करता है। और इसमें सरकार सबसे ज़्यादा अग्रणी रोल अदा करती है। सरकार नीतियों में परिवर्तन करती है, मॉनेटरी पॉलिसी में परिवर्तन करती है, फिस्कल पॉलिसी में परिवर्तन करती है। ये होने वाले परिवर्तन और उसके प्रभाव में एक टाइम लैग होता है, पर बाजार कभी भी इस टाइम लैग का इंतजार नहीं करता है। वो एंटिसिपेट करता है, पूर्वानुमान करता है कि मंदी आने के बाद हमने जो कदम उठाए हैं उसके इन प्रभावों से फ्यूचर में कितनी जल्दी, कितनी शीघ्रता के साथ हम इस मंदी से बाहर निकलेंगे और बाजार पुनः बढ़ने लगता है। और यही इन्वेस्टर्स के साथ समझना है। अगर ये बाजार गिरता पड़ता नहीं बढ़ेगा तो हम कम कमाएंगे। अगर ये बाजार लगातार लीनियर तरीके से बढ़ता चला जाएगा तो हर कोई यहाँ आके निवेश करेगा और आपका जो इक्विटी प्रीमियम मिलता है वो इक्विटी प्रीमियम खत्म हो जाएगा। और यही सबसे अद्भुत बात हमें समझनी है। ज़्यादातर आम साधारण निवेशक बाजार को और जीडीपी ग्रोथ को सीधे सीधे एक रिश्ते के तौर पर देखता है कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगी तो बाजार गिरेगा और जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो बाजार बढ़ेगा। ये रिश्ता है, दोनों में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, पर ये सीधा साधा रिश्ता नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। बहुधा आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट खराब आ रही है पर फिर भी बाजार बढ़ रहा है। ये जो व्यवस्था है कि मुनाफे बढ़ने पर ही कंपनी के शेयर्स के भाव बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही है और जो हमने इतिहास से सीखा है। पर इसके दो पक्ष और हैं जो खासकर 2008 के बाद में आए हैं। और ये दो पक्ष क्या हैं? यूरोप के अंदर, जापान के अंदर, अमेरिका के अंदर जो लॉन्ग टर्म कारण जीडीपी ग्रोथ के खत्म हो गए हैं, उनके पास शॉर्ट टर्म कारण ही बचे हैं जीडीपी ग्रोथ रेट को बचाने का, और वो है ब्याज दरों को सस्ता करना और पैसे की उपलब्धता को बढ़ाना, पैसे की सप्लाई को बढ़ाना। तो जब भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो डेट एक कॉम्पिटिटिव एसेट क्लास है। अगर डेट के ब्याज कम हो जाएगा, ब्याज कम होने का मतलब ये है कि डेट बहुत महंगा हो गया। जिस एफडी पे आपको 4% का ब्याज मिलता था अब 2% ब्याज मिलता है। जिस एफडी पे आपको 2% ब्याज मिलता था अब 1% मिलता है। मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, यूरोप अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो अगर 2% का ब्याज दर मिलता है एफडी पे तो उसका पी वैल्यूएशन 50 है, और अगर 2% से डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट गिर के 1 हो जाता है तो उसका पी वैल्यूएशन 100 हो जाता है। तो देखिए कितना महंगा हो गया है बॉन्ड, कितना महंगा हो गया है। तो यूरोप में, अमेरिका में बॉन्ड बहुत महंगा हो गया है। और जब बॉन्ड बहुत महंगा हो गया है तो बॉन्ड का कॉम्पिटिटिव एसेट क्लास इक्विटी होता है, तो इक्विटी की मांग बढ़ती है। तो ये इंटरेस्ट का कम होना भी इक्विटी की मांग को बढ़ाता है। और तीसरा कारण है पैसे की उपलब्धता।
2008 में मंदी आने के बाद में अमेरिका के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाई गई थी, उससे उन्होंने सबक लिया, 2020 में वो मनी सप्लाई पहले ही बढ़ा दी। तो बाजार में शॉर्ट टर्म में क्या होगा, ये केवल और केवल जीडीपी तय नहीं करती है। शॉर्ट टर्म में बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसके 4 प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला, जीडीपी की खबर क्या आ रही है, दूसरा आपका सेंटिमेंट कैसा है, तीसरा मनी सप्लाई के साथ क्या हो रहा है, चौथा इंटरेस्ट रेट्स के साथ क्या हो रहा है। ये चारों घटक मिलकर इस बात को निर्धारित करते हैं कि बाजार किस दिशा की तरफ जाएगा। तो ये जरूरी है कि आप इन चारों पहलुओं पर नजर डालें और उसके बाद ये समझने की कोशिश करें कि बाजार कहां जाने वाला है। लेकिन ये जो सवाल है ना, बाजार कहां जाएगा, ये बहुत परेशान करता है। अगर आपको एक अच्छा खासा लेवल दिख रहा है और किसी ने आपसे पूछा कि क्या लगता है शर्मा जी ये अच्छा लेवल है, अभी पैसे लगा दूं, आपने कहा हाँ लगा दीजिए। फिर आपसे पूछा जाएगा अच्छा और नहीं गिरेगा क्या बाजार, तो आप कहेंगे नीचे जाने की संभावना तो हमेशा ही होती है बाजार में, तो आप ऐसा कीजिए थोड़ा पैसा लगा दीजिए, थोड़ा बाद में लगाइएगा। अब ये इसके चक्कर में, और ये जो सवाल है हर एक निवेशक अगर मौका गंवाता है तो इसी चक्कर में, इसी वजह से गंवाता है कि और कितना बाजार गिर सकता है, और ये बाजार गिरने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये सवाल आपको हमेशा पूछे जाते होंगे, बाजार का बॉटम कैसे बनेगा, कैसे बाजार का बॉटम पकड़ें, क्या जवाब देते हैं? बहुत, ये प्रश्न तो एक ऐसा प्रश्न है कि जो बाजार कहाँ जाएगा के बाद दूसरा प्रश्न है ये, है ना, कि बाजार का बॉटम कब बनेगा। हम सभी लोग बॉटम को पकड़ना चाहते हैं जो असंभव है, हम सभी लोग बॉटम पे खरीदना चाहते हैं जो असंभव है, हम सब लोग पीक पे बेचना चाहते हैं जो असंभव है। हम उल्टा, इससे उल्टा हम कर पाते हैं। बॉटम लाइन ये है प्रदीप जी कि हम बॉटम कभी भी नहीं पकड़ सकते हैं। इसके बहुत से कारण हैं, उन कारणों में नहीं जाते हुए हम अपने प्रश्न पर ही रहते हैं। पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर मुझे ये नहीं मालूम कि बॉटम कब आएगा और मुझे निवेश को बढ़ाना चाहिए या मेरे एसेट एलोकेशन में परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या वो समय आ गया जब मुझे अपने एसेट एलोकेशन के अंदर रीबैलेंसिंग करनी चाहिए, तो उसका एक बहुत सीधा सा जवाब है, वो है किसी भी चीज़ की एक मर्यादित कीमत होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। सोना हम तिजोरी में रखते हैं, कबाड़ हम घर के बाहर रखते हैं, क्योंकि कबाड़ की कोई कीमत नहीं होती है। पर एक अद्भुत बात प्रदीप जी आप देखिए, कबाड़ी उस कबाड़ को सही कीमत पे खरीद के पैसा कमाता है, और अगर आपने गलत कीमत पे सोना खरीद लिया तो वो भी नुकसान दे देता है। अगर आपने गलत कीमत पे सोना खरीद लिया तो नुकसान देता है, और सही कीमत पे कबाड़ खरीद लिया तो रिटर्न देता है। यह समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस चीज को खरीद रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या दे रहे हैं। अब यह क्या वैल्यू सही है गलत है निर्भर करता है पैसे की कीमत क्या है, इंटरेस्ट रेट, एक पक्ष उसका यह है, और दूसरा पक्ष यह है कि इतिहास में इसकी औसत वैल्यू क्या है। क्योंकि जीवन का एक नियम है कि दुनिया की हर चीज औसत की तरफ आती है। स्टैटिस्टिक्स में हम इसको रिवर्सल टू मीन कहते हैं, हर चीज मीन की तरफ लौट के आती है। तो आप क्या करें कि बाजार का 20 साल का वैल्यूएशन क्या है। जब कभी बाजार इस 20 साल के औसत के नीचे जाता है तो इसका मतलब यह है कि यह खरीदने का समय आ गया है, और जब कभी ये औसत से बहुत ऊपर चला जाता है तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अपने एसेट में रीबैलेंसिंग का समय आ गया है। बस यही हमें ध्यान में रखना है। ऐतिहासिक तरीके से अगर वैल्यूएशन से कम है तो उसका फॉलो कीजिए। इसके 3 मापदंड हैं। पहला है पी वैल्यूएशन, अगर ये औसत के नीचे है निवेश कीजिए। दूसरा है मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, अगर ये औसत के नीचे है तो निवेश कीजिए। और तीसरा है डिविडेंड अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड का मतलब यह है कि जो भी सेंसेक्स का ईपीएस है उसको सेंसेक्स से डिवाइड कर दीजिए, वो आपको मिलेगा ईपीएस यील्ड या अर्निंग यील्ड मिलेगा। अगर स्टॉक्स की अर्निंग यील्ड बॉन्ड यील्ड के बराबर आ गई है या उसके नीचे आ गई है तो निवेश करने का अद्भुत अनुपम समय है। जीवन में 2 या 3 बार मैंने अपने जीवन में देखा हिंदुस्तान में जब ये अर्निंग यील्ड जो है ये बॉन्ड यील्ड से नीचे आई है। ये 3 मापदंडों पे अगर आप खरे उतरते हैं तो बॉटम की चिंता ना करें, निवेश करें और एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करें। तो प्राइस नहीं वैल्यू देखिए, यह है वो जवाब जिससे आपको इस बहुत ही मुश्किल सवाल का जवाब मिलता है। हम इक्विटी और डेट की बात कर रहे हैं लगातार, आपने सारे उदाहरण दिए, लेकिन अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखें, आपका मेरा पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो हमारे पास हमारी पूंजी का या बचत का बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्रॉपर्टी में होगा। हमारे सभी के पास गोल्ड एक खास तौर पे एक बड़ा एसेट होता है जो अपने आप ही जमा होता रहता है। आप उसके लिए कई बार प्लानिंग नहीं भी करते, लेकिन आप एटलीस्ट ज्वेलरी तो खरीदते ही हैं। कभी कुछ खास मौक़ों पे आप सिक्के वगैरह खरीदते हैं। काफ़ी कम लोग बैठकर ये सोचते हैं कि गोल्ड कितना मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप एक एडवाइज़र के तौर पे कैसे सलाह देते हैं इन अलग अलग एसेट्स को? हाँ, देखिए गोल्ड की खासकर अगर आप बहुत ध्यान से गोल्ड को देखेंगे कि ज़्यादातर जो फाइनेंशियल प्लानिंग वाले एडवाइजर्स रहे हैं विगत वर्षों में, 20-25 वर्षों में,
मैंने कम से कम बहुत कम देखा है, टीवी के ज़रिए भी, अखबारों के ज़रिए भी, जब इस बात की सलाह दी गई है कि आप सोने में निवेश करें। पर 2008 के बाद मैं लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि सोने में निवेश करने का, सोने का स्थान जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में आया है, एज एन एसेट आया है, और इसमें 5 से 10% के बीच में एवरेज 7.5% बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ जो ये एडवाइस किया जा रहा है कि सोने में। और ये सोना है डिजिटली, फाइनेंशियली, थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो सोना फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और सोना स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब यह है कि कम शेयर तब चलता है जब कंपनी अच्छी चलती है, देश का बॉन्ड तब अच्छा चलता है जब देश की सरकार अच्छी चलती है ना। लेकिन सोना तब भी चलता है जब कोई अच्छा नहीं चलता है, खासकर तब ज़्यादा अच्छा चलता है जब कोई अच्छा नहीं चलता है। सोने की मजबूती इकोनॉमी की कमजोरी है, तो सोना सोना ना होकर इंश्योरेंस हो गया है। और क्योंकि आपको जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट्स को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि दुनिया में बहुत से देशों में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है, तो सोने की डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है। और ऐसे समय में लोग फ्लाइट टू सेफ्टी में जब जाते हैं, डॉलर से भी उनको डर लगने लगा है, क्योंकि फेड कितना ज़्यादा डॉलर छाप रहा है, इसलिए भी सोने की तरफ आकर्षण बढ़ा है। तो ऐसे समय में जो दुनिया में इतना डॉलर छप रहा है, इतनी मुद्रा छप रही है, तो सोने में थोड़ा बहुत एक्सपोजर अपने आप में बुद्धिमानी है, गलत नहीं है। ये आपके पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस देता है, रिटर्न तो दे ही रहा है, तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं। और जो आपने कहा कि ये स्वयंभू है, इसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है, उतार चढ़ाव भी आपको इक्विटी के मुकाबले कम देखने को मिलते हैं। अगर आप कभी किसी मुसीबत में आ जाए, ईश्वर ना करे, और आपको अचानक पैसे की ज़रूरत है, क्या आप ये कहेंगे कि इक्विटी के मुकाबले गोल्ड में आपको उस लिहाज से एग्जिट आसानी से मिलती है? अगर आपने फाइनेंशियल तरीके से किया है, ईटीएफ के ज़रिए किया है, गोल्ड फंड्स के ज़रिए किया है, म्यूचुअल फंड के ज़रिए किया, खासकर ईटीएफ में तो मार्केट मेकर आपके पास में होता है, आप तुरंत बाज़ारों से निकाल सकते हैं। और प्रदीप जी, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप तो एक बहुत बड़े वॉरियर हैं हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं पर भी, कि सब कुछ बंद हो गया पर ये बाज़ार खुला रहा। कितनी अद्भुत बात है, बताइए आप, है ना। एक दिन भी ये बाज़ार बंद नहीं था, है ना। पड़ोस की किराना की दुकान बंद थी पर मेरे टीवी के अंदर बाजार खुला हुआ देख रहा था मैं। तो आप तुरंत आपको लिक्विडिटी यहाँ पर उपलब्ध होती है, और जितनी कमजोरी जीडीपी ग्रोथ रेट में आएगी उतनी मजबूती सोने में आएगी, ये तो इतिहास साक्षी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप डिजिटल माध्यम से सोना रखते हैं, यानी आप ईटीएफ में, बॉन्ड में इस तरह से सोना रखते हैं जिसको आप बाजार में ट्रांजैक्ट करके बेच सके, खरीद सके। जो आप अभी बात कर रहे थे कि दुनिया के बड़े देशों में अब वहाँ पे ओल्ड एज बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही है, वहाँ पे ग्रोथ आपको कम होती हुई दिखाई दे रही है, और वो एक तरीके से हम कहते हैं कि नोट छाप रहे हैं, अपनी करेंसी वो प्रिंट कर रहे हैं और उस तरीके से वो ग्रोथ ला रहे हैं। और ये पैसा जो वो छापते हैं वो फिर जगह जगह रास्ता ढूंढता है, तो वो गोल्ड में चला जाता है, और वो साथ साथ में हमारे बाजार में भी आता है, क्योंकि आज भी हमारी कंपनियां जिस तरह से ग्रोथ दिखाती हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ का कंजम्पशन जिस तरह से बढ़ रहा है वो उनके यहाँ नहीं बढ़ता। अगर आपको अच्छी से अच्छी हालत में डेवलप्ड देशों में, यूरोप या अमेरिका में 2.5-3% का जीडीपी ग्रोथ दिखता है, और हमारे यहाँ जब 5% का जीडीपी ग्रोथ होता है तो हम कहते हैं मंदी हो गई, बहुत खराब हो गया, जबकि उनसे काफ़ी आगे हैं। तो वो पैसा भारतीय बाजारों में भी आता है। ऐसा भी लगता है आजकल कि दरअसल हमारे बाजार का जो वैल्यूएशन है वो यही विदेशी पैसा, जिसको हम FII या FPI कहते हैं आजकल, वही ड्राइव कर रहा है। और इस तरह के हालात में वो पैसा ऐसे ही झटके से बाहर भी निकल जाता है, और उस समय बाजार में आपको वैसी गिरावट भी देखने को मिलती है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पैसा फिर से उसी रफ्तार से वैसे ही वापस लौटता हुआ दिखाई देगा, बाजार फिर से यहाँ से सुधरेंगे, ये भरोसा रखना चाहिए? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो सामान्य निवेशक हैं उनको ये बात समझनी होगी कि FPI का पैसा जो हमारे पास में आता है, FDI भी आने लगा है, FDI भी आता है, वो उसको मैं अलग रखता हूँ, पर FPI का खासकर जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं, पहले तो आप ये सवाल अपने आप से पूछें कि वो आता क्यों है। आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। जिन कारणों से वो आता है, क्या वो कारण विद्यमान हैं? वो दीर्घकालिक कारण है और आज भी विद्यमान है, नंबर 1। नंबर 2, इतिहास में देखिए
कब से वो आने लगे हैं? उनको आते हुए करीब करीब 30 वर्ष हो गए। 91-92 में आने वो शुरू हुए थे। इन 30 वर्षों में प्रदीप जी केवल 2 या शायद 3 साल हैं जब वो हिंदुस्तान से पैसा निकाला है, नहीं तो लगातार उन्होंने पैसा डाला है। तीसरी चीज, इतिहास से सीखना बहुत जरूरी है, उनका जाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत खुश होता हूं जब वो जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पे खुश होता हूं, क्योंकि जब वो जाते हैं, आपने कहा कि बाजार गिर जाता है, मुझे बाजार में अच्छी वैल्यू मिलती है और मैं ये जानता हूं कि वो जहाज के कौवे जैसा है, थौर नहीं मिलेगी, वापस आएगा। वापस क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास ग्रोथ है और वहां पर पैसा बन रहा है। ये समझिए, ये ज्यादा जरूरी है। वहां पर जो पैसे की क्वांटिटी है, वहां जो पैसे की सप्लाई है, वो लगातार बढ़ रही है, तो कहीं तो उसको जाना होगा, तो उसका एक हिस्सा हमारे पास पुनः लौट के आएगा। तो उसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो हिंदुस्तान से गया था और जब वो वापस आता है ना प्रदीप जी, तो साथ में 2 को लेके और आता है। तो आप देखिए कि जब भी बाजार इनके जाने से गिरा है, अगले साल पैसा दुगना आ गया है। तो मैं तो हिंदुस्तान के निवेशकों को एक संदेश देना चाहता हूं और पूरे विश्वास के साथ ही देना चाहता हूं कि विदेशियों का, एफपीआई का पैसा आपके देश से निकलना एक सुअवसर है जब आपको निवेश करना चाहिए। और आखिरी बात बताता हूं, हिंदुस्तान अब 2008 का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान अब 2020 का हिंदुस्तान है। 2008 और 20 में हिंदुस्तान में क्या फ़र्क हुआ है? 2 बड़े फ़र्क आए हैं। पहला फ़र्क तो ये आया है कि हिंदुस्तान के अंदर डीमोनेटाइजेशन होने के बाद में डिजिटल मनी का प्रयोग बढ़ा है, और दूसरा, हिंदुस्तान में ब्याज दरें कम हुई हैं। तीसरा, हिंदुस्तान के अंदर उधार लेके ईएमआई बढ़ के ईएमआई को इस्तेमाल करने की जो प्रवृत्ति है हिंदुस्तान में थोड़ी सी बढ़ी है। इसका मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी मॉडर्न इकोनॉमी के जैसे फंक्शन करने लगी है। चौथा, हमारे पास इन्फ्लेशन टारगेटिंग आई है। इन सब कारणों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर म्यूचुअल फंड्स की लोकप्रियता बहुत बड़ी है, एसआईपीज बहुत बड़ी हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एसआईपी में हर महीने जो हम निवेश करते हैं वो मुकाबला कर पा रहा है जो एफआईएस का निवेश होता है। इसलिए एफआईएस के 2020 में पैसा निकालने के बाद भी, 2019 में पैसा निकालने के बाद भी हमारे बाजार वैसे नहीं गिरे जैसे 2008 में गिरे थे। तो ये बात भी समझना हमारे लिए प्रदीप जी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये जो एफआईआईज हैं, आप कह रहे हैं उनके पास कोई मौका नहीं है। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, जहाज का कौवा, यानी दरिया पे, समुद्र में एक जहाज जा रहा हो और उसके ऊपर अगर कोई कौवा बैठा है, वो उड़ भी जाए तो उसको कहीं और बैठने की जगह नहीं मिलती, वो वापस लौटकर उसी जहाज पे बैठता है, क्योंकि समुद्र में पानी पे तो बैठ नहीं सकता और ना तैर सकता है। तो एफआईआईज की हालत ऐसी है, आप कह रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं उनको हमारी बहुत ज़रूरत है। हमें तो उनकी ज़रूरत है, उनकी पूंजी हमारे यहाँ आती है तो हमारी ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन उनको भी हमारी ज़रूरत है। अच्छा, एक बात देखिए, अब चूंकि हम कुछ महीनों का ये पूरा एक्सपीरियंस ले चुके हैं, बाजार निचले स्तरों से करीब आधे नुकसान की भरपाई कर चुके हैं इस समय जब हम आज बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पैसा एफआईआईज का वापस भी आया है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो बड़ी एजेंसीज हैं जो रिसर्च करती हैं या जो क्रेडिट रेटिंग वगैरह करती हैं, उनकी तरफ से अभी तक जो भी नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपको कहीं अपग्रेड नहीं दिख रहा, वहाँ डाउनग्रेड दिख रहा है। कोई कह रहा है कि हमारा ग्रोथ का अनुमान इतना था, हम इसको डाउनग्रेड करके इतना कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि फला कंपनी का आउटलुक जो स्टेबल था, हम इसको डाउनग्रेड करके निगेटिव कर रहे हैं। इनकी रेटिंग AA थी, हम इसको काट के सिंगल A कर रहे हैं। तो ये पैसा तो थोड़ा बहुत फिर भी आ रहा है, पर ये जो डायरेक्शन बताने वाले, जो आप ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स हैं, वो तो हरे से पीले और पीले से लाल होते हुए ही दिख रहे हैं अभी भी। हाँ, देखिए, एफपीआई का पैसा जो आता है वो ज़्यादातर सॉवरेन रेटिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और कंपनीज पे तो टॉप डाउन अप्रोच ज़्यादा फॉलो करते हैं, और कंपनीज में निवेश करते वक्त कौन सी कंपनी में निवेश करते हैं तब वो कंपनी के रेटिंग्स को ध्यान से देखेंगे। पर हिंदुस्तान की सॉवरेन रेटिंग्स की बात करें तब भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि रेटिंग, तीनों रेटिंग एजेंसीज में एक रेटिंग एजेंसी ने थोड़ा बेहतर दिया था तो उन्होंने भी नीचे करके बाकी तीनों के साथ में कर लिया। हिंदुस्तान में का एक उसको बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता, हिंदी में एक कहावत है प्रदीप जी। हिंदुस्तान में क्या होता था, अगर आप हिंदुस्तान को सन 70 के दशक में, 80 के दशक में और 90 के दशक से पहले अगर आप देखें, 1990 के दशक में भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से ब्याज दरें भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और ज़्यादा ब्याज दरें होने से चीज़ें महंगी हुआ करती थी, और महंगी होने से उपभोग कम होता था, उत्पादन कम होता था। तो हिंदुस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हुआ करती थी, 3% के आसपास हुआ करती थी। ऐसे में सरकार मजबूरी में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आरबीआई से मदद मांगती थी और डेफिसिट मॉनेटाइजेशन, जिसको आप बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, करती थी। तो
2000 आते आते हमने उसको ख़त्म कर दिया और बंद कर दिया। तो हिंदुस्तान में अभी भी एक डर बना रहता है कि हिंदुस्तान की सरकार अगर दबाव में आके, मंदी के दबाव में आके, परेशानियों के दबाव में आके अगर बहुत ज़्यादा खर्चों को बढ़ाती है तो हिंदुस्तान की सरकार ये खर्चा कैसे पूरा करेगी। और हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत कम विदेश से पैसा ऋण में लिया है, उसके पास दो तरीके बचते हैं, या तो हिंदुस्तान से ऋण लेवे या RBI से पैसा लेवे डेफिसिट फाइनेंसिंग के जरिए। अगर वो बाजार से पैसा लेती हैं तो सरकारी बॉन्ड सुरक्षित माना जाता है, सभी लोग सरकार को पैसा देंगे, और ज़्यादा अगर सरकार पैसा ले जाएगी तो फिर व्यापारी को पैसा कौन देगा। और जब सरकार ज़्यादा पैसा मांगेगी तो ब्याज दरें भी बढ़ जाएंगी, तो एक तरफ ब्याज दरें बढ़ जाएंगी और व्यापारी को पैसा भी नहीं मिलेगा, इसको क्राउडिंग आउट बोलते हैं। तो ये हिंदुस्तान में एक संकट पैदा कर सकता है। और अगर सरकार पुनः डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ जाती है तो महंगाई आ सकती है, और महंगाई आने से रुपया कमज़ोर हो सकता है, और रुपया कमज़ोर होने पर विदेशी हिंदुस्तान में पैसा जमा नहीं करेगा। मुझे लगता है ये संदेश रेटिंग एजेंसीज हिंदुस्तान को देना चाहती है, और वो ये अपेक्षा करती है कि हिंदुस्तान के अथॉरिटीज़ इस बात को ध्यान में रखते हुए संतुलित आचरण करें और संतुलित नीतियां बनाएं। मुझे लगता है ये संदेश है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की आर्थिक शक्ति को देखें तो हिंदुस्तान की जो RBI के पास में जो फॉरेन के एसेट्स हैं और जिस प्रकार से हिंदुस्तान की GDP के अंदर बाहर से भी पैसा आया, हिंदुस्तान एक बहुत मजबूत मुल्क बन के उभरा है पिछले कुछ वर्षों में। तो आप ये कह रहे हैं कि इन खबरों से, इन बातों से डरे नहीं, और बाजार में गिरावट जो आपको मौका दे रही है, वो कहते हैं कि कोई भी रिसेशन आपको मिस नहीं करनी चाहिए कभी, वो बहुत ही शानदार मौका होता है। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बाजार में मौके का फ़ायदा उठाने से चूकना नहीं है आपको, ये ज़रूर ध्यान में रखें। हमारी यही कोशिश है इस खास पेशकश में, हम लगातार आपको यही बता रहे हैं कि वो सारे सवाल जो आपके दिमाग में उठते हैं, आपके जहन में उठते हैं निवेश करने के पहले और निवेश करने के बाद, उनके जवाब हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको और भी उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जिनके वजह से आप अभी भी सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में गिरावट के इस मौके का आप पूरा फायदा उठाएं, अपने फाइनेंशियल गोल्स के और नजदीक पहुंचे और करीब पहुंचे। कृष्ण शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ और सवालों के साथ। फिलहाल नमस्कार। निवेशक जागरूकता के अंतर्गत HDFC म्यूचुअल फंड ने एक नया ऐप MF Bytes लॉन्च किया है। MF Bytes के जरिए आप म्यूचुअल फंड से जुड़ी विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और सबसे खास बात यह है कि अंग्रेजी के साथ साथ ये हिंदी में भी उपलब्ध है। आप सभी इस ऐप को आज ही डाउनलोड करें और म्यूचुअल फंड के विभिन्न कॉन्सेप्ट, विभिन्न अवधारणाओं की समझ सुगमता से प्राप्त करें। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Focus, ideate, innovate, enable.